नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 903 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, ये आपकी तीसरी सब्जेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज ही क्लास में। तो इससे पहले हम आपकी एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। तो आज हम आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की 903 पेपर की। तीसरा पेपर है सेकंड ईयर वालों का, MPDL द्वितीय वर्ष, ठीक है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पेपर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको कराएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन पेपर में खाली नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पेपर करने हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है उस प्रश्न से रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझना है ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ताकि आप उनके बारे में लिख पाएँ, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है किस पे? बाल केंद्रित पे, ठीक है। बाल के केंद्रित पे, यानी कि बाल केंद्रित पे। तो कैसे इसकी व्याख्या सहित समझेंगे, यहाँ पे उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की ज़रूरत, क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाता है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर बच्चे की ज़रूरत, क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह बच्चे को केंद्र में रखकर चलती है, ठीक है। जो बाल केंद्र, जो समावेशी शिक्षा है वो बच्चों के ध्यान में रखते हुए चलानी पड़ती है, इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कक्षा में कोई बच्चा धीरे सीखता है तो शिक्षक उसी के अनुसार पढ़ाने का तरीका बदलता है। यानी कि बच्चा धीरे सीखता है तो शिक्षक भी उसी हिसाब से उसे पढ़ाएगा ताकि वो समझ सके। जो बच्चा तेज़ है उसको तेज़ के हिसाब से पढ़ाएगा ताकि वो जल्दी समझता है तो उसे एक ही बार में पढ़ाएगा। जो बच्चा धीरे समझता है तो उसके लिए धीरे स्पीड में पढ़ाएगा और अच्छे से समझते हुए पढ़ाएगा। उनके लिए विधियाँ भी चेंज करेगा कि किस विधि से बच्चा ज़्यादा सीख सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ये आपको आंसर देना है, पहले भी पूछे गए क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल सहित भी देख सकते हैं। ब्रेल लिपि दृष्टिहीन यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए, ठीक है। ब्रेल लिपि दृष्टिहीन लोगों के लिए होती है जिसमें 6 बिंदुओं का एक सेल होता है। 6 बिंदुओं का क्या होता है? एक सेल होता है। इन 6 बिंदुओं के अलग अलग संयोजन से अक्षर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमता बालकों की, अधिगम अक्षमता बालकों की पहचान हेतु युक्त प्रविधि नहीं है। नहीं बतानी। जो अधिगम यानी कि सीखने में अक्षमता बालक होते हैं उनकी पहचान युक्त प्रविधि नहीं है, तो वो बतानी प्रविधि नहीं है। तो निरीक्षण रेटिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निरीक्षण रेटिंग कैसे, यहाँ पे व्याख्या सहित समझेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए वैज्ञानिक परीक्षण जैसे भाषा, योग्यता, उपलब्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं। सिर्फ निरीक्षण रेटिंग पर्याप्त और सही विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है। किसी बच्चे को पढ़ाने में कठिनाई तो टेस्ट से पता चलता है। यानी कि मैं आपको समझाऊं, किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो टेस्ट से पता चलता है कि सिर्फ देखकर नहीं, ठीक है। आप किसी बच्चे को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये बच्चा होशियार है या कमज़ोर है। आप उसे पढ़ाएं, उससे परिचित होंगे, उसका टेस्ट वगैरह लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा होशियार है कि कमज़ोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण का औपचारिक साधन होता है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन आपका विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय हो जाएगा औपचारिक। अनौपचारिक में परिवार, माता पिता और पड़ोसी आते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सामाजिकरण का मतलब है समाज के नियम सीखना। समाजीकरण का क्या मतलब है? समाज के नियम सीखना। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जहाँ नियमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। स्कूल में अनुशासन, समय पालन, नियम सीखना, यह औपचारिक सामाजीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी व्यक्ति में स्त्रील और पुरुषत्व दोनों मिश्रण पाया जाता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंड्रोजीनी कहा जाता है। एंड्रोजीनी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या से। जब किसी व्यक्ति में
पुरुष और स्त्री दोनों के गुण होते हैं तो उसे एंड्रोजीनी कहते हैं। कोई लड़का संवेदनशील भी है और मजबूत भी, यानी कि दोनों गुण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले देख सकते हैं आप। चिन्ह भाषा का प्रयोग खाली जगह बालकों को द्वारा किया जाता है, तो कौन से बालकों का प्रयोग किन बालकों द्वारा किया जाता है? श्रवण बाधित बालकों द्वारा। श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए चिन्ह भाषा यानी संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। श्रवण बाधित यानी सुनने में अक्षम, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे उदाहरण सहित समझेंगे, व्याख्या देखेंगे। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वे बोलने में भी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, इसलिए वे संकेत चिन्ह भाषा का उपयोग करते हैं यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हाथों के इशारों से पानी, खाना आदि बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवर समिति का गठन किस सन में हुआ था? तो डेवर समिति का गठन 1960 में हुआ था। व्याख्या सहित और समझेंगे, लिखने वाला पूछ लेता है तो डेवर समिति का गठन 1960 में किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की शिक्षा और विकास का अध्ययन करना था। ठीक है, उदाहरण से समझें, जैसे किसी क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो यह समिति कारणों को जानकर सरकार को सुझाव देती थी कि वहाँ शिक्षा कैसे सुधारी जाए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हील चेयर एवं वॉकर का प्रयोग खाली जगह वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो व्हील चेयर और वॉकर का प्रयोग कौन से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। वो व्यक्ति इसे यूज़ करते हैं व्हील चेयर को जो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, विकलांग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, जो लोग चलने फिरने में सक्षम नहीं होते, जो कोई भी हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो जो चल नहीं सकता है, जिनके पैरों में समस्या होती है, वे व्हील चेयर या वॉकर का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का पैर टूट गया तो या लकवा हो गया हो तो वे व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, डिस्पेक्सिया मुख्य रूप से खाली जगह संबंधी अक्षमता की गति और संकेत करता है। गति की ओर संकेत करता है यानी कि गति की ओर। ठीक है, यानी कि यहीं से आप आंसर उठा सकते हैं, यानी कि डिस्पेक्सिया मुख्य रूप से गति संबंधी अक्षमता की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, व्याख्या सहित समझेंगे, उदाहरण से देखेंगे। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों में कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कपड़े पहनना, लिखना या चीज़ें पकड़ना मुश्किल होना आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषत्व और स्त्रीत्व प्रत्यय है तो जेंडर प्रत्यय। ठीक है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व जेंडर प्रत्यय है। ठीक है, सरल व्याख्या और समझें इसकी। पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों समाज में व्यक्ति के व्यवहार, भूमिका और पहचान से जुड़े होते हैं। इन्हें मिलाकर जेंडर कहा जाता है, इसलिए यहाँ सही शब्द क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। लड़कों से मजबूत होने की उम्मीद करना, लड़कों से मजबूत होने की उम्मीद करना पुरुषत्व, और लड़कियों से कोमल होने की अपेक्षा स्त्रीत्व, ये दोनों मिलकर जेंडर से संबंधित गुण बनाते हैं। ठीक है, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़के स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? अपवर्जन का मुख्य कारण बताना, तो अपवर्जन का जो मुख्य कारण होता है वो सामाजिक भेदभाव होता है। ठीक है, अपवर्जन का मुख्य कारण क्या होता है, सामाजिक भेदभाव होता है। यहाँ पे और अच्छे से इसे समझेंगे। अपवर्जन तब होता है जब कुछ लोगों को समाज या अवसरों से अलग कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक भेदभाव है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, गरीबी या विकलांगता के आधार पर अंतर करना। ठीक है, कि ये गरीब है इसे अलग करो, ये जाति धर्म पे बांट देते हैं, ये ऊंची जाति का है तो इनको अलग करो। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश ना देना, लड़कियों को पढ़ाई से रोकना, इसमें वे लोग समाज में पीछे रह जाते हैं। इससे वे लोग क्या होते हैं, समाज में पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भेदभाव क्या है, अपवर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा की आधुनिकीकरण धारणा क्या है? शिक्षा की आधुनिकीकरण धारणा क्या है? तो समावेशी शिक्षा और सर्वांगीण विकास। ठीक है,
शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है, समावेशी शिक्षा और सर्वांगीण विकास। कैसे, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या समझेंगे, देखेंगे, ताकि लिखने वाला 2 नंबर 3 नंबर का पूछे तो आप लिख सकते हैं। आज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य है कि हर बच्चे का पूरा विकास हो, जैसे मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। साथ ही समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हर बच्चा, चाहे वह कमज़ोर हो चाहे विशेष आवश्यकता वाला हो, एक साथ पढ़े। ठीक है, क्लियर। उदाहरण से समझ सकते हैं, कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना, खेल, नृत्य, नैतिक शिक्षा भी शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। दृष्टिबाधितों के लिए यानी कि जो अंधे हैं, अंधे लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। क्लियर। थोड़ा व्याख्या सहित और समझेंगे इसे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। यहाँ उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी सहायता भी दी जाती है। ठीक है, उदाहरण सहित यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेल लिपि सिखाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना आदि सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी, तो 1993 की गई थी, 1993। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देखें, व्याख्या सहित समझेंगे। 1993 में भी वियना ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकारों पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सभी देशों ने मिलकर यह तय किया कि हर व्यक्ति के अधिकारों की क्या होनी चाहिए, रक्षा की ज़रूरत। ठीक है, अधिकारों की रक्षा जरूरी है, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। तो यहाँ पे उदाहरण समझें, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, करिकुलम शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। उदाहरण सहित समझें, यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। करिकुलम यानी शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है कि दौड़ का मार्ग। दौड़ का मार्ग यानी शिक्षा में इसका मतलब है पढ़ाई का पूरा ढांचा करिकुलम का। ठीक है, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, किस कक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, करिकुलम में तय होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। समावेशी शिक्षा के आपको 2 सिद्धांत लिखने हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत है समान अवसर का सिद्धांत। समान अवसर का सिद्धांत, तो हर बच्चे को शिक्षा पाने का बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो लड़की हो या विशेष आवश्यकता वाला हो। ठीक है, तो हर बच्चे को क्या शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, बराबर यानी कि समान मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समान अवसर का सिद्धांत हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखेंगे, स्कूल में सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ने का मौका देना। तो आपको इन नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, नोट्स परचेस कर लो, नहीं किए तो आपने नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप नंबर नोट करें, नोट्स जरूर परचेस कर लेना, ध्यान से नोट्स पढ़ लो और क्लासेस देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो। ठीक है, तैयारी अच्छे से करनी है। क्लियर, ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है समझते हुए। ठीक है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा दूसरा सिद्धांत देखेंगे, तो प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं का सम्मान। यानी हर बच्चे अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत भी अलग होती हैं। शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, यदि कोई बच्चा धीरे सीखता है तो उसे अलग से समय और सरल तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशन के 2 मॉडल लिखिए, 2 मॉडलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, समावेशन के 2 मॉडल आपको बताने हैं। सामाजिक समावेशन मॉडल, पूर्ण समावेशन मॉडल। ठीक है, थोड़ी समझ के लिए, याद रखने के लिए, सामाजिक समावेशन मॉडल होते हैं बच्चों को समाज और शामिल करना। ठीक है, बच्चों को समाज में शामिल करना। पूर्ण समावेशन मॉडल होता है सभी बच्चों के एक साथ सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक साथ सामान्य कक्षा में
पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें समझें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, संसाधन अध्यापक वह विशेष शिक्षक होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सामान्य शिक्षक की क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। और अच्छे से समझें, संसाधन शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें अलग अलग तरीके से साधन और तकनीक से पढ़ाने में मदद करता है। वह सामान्य शिक्षक को भी बताता है कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। उदाहरण देखें, किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है, संसाधन शिक्षक उसे अलग अभ्यास कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बैठाएंगे? जो मानसिक मंद बालक हैं, आपसे पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप मानसिक मंद बालकों को कक्षा में कहाँ पे बैठाएंगे अपनी कक्षा में? तो आपको लिखना है, ठीक है। आप अच्छे से लिखेंगे समझते हुए। मानसिक मंद बालक कौन होते हैं? जो धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं? मानसिक मंद बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बालकों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए, इससे शिक्षक का ध्यान उन पर आसानी से बना रहता है और वे पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आगे बैठाने से बच्चे को बोर्ड साफ दिखाई देता है और शिक्षक से सीधे संवाद करने का अवसर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ऐसे बच्चों को शोर शराबे से दूर शांत वातावरण में बैठाना चाहिए ताकि उनका ध्यान भटके नहीं। शिक्षक को समय समय पर उनसे प्रश्न पूछकर उनकी समझ को भी जांचना चाहिए, ठीक है। और उदाहरण देखें, यदि कोई बच्चा गणित के सवाल समझने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे आगे बैठाकर शिक्षक बार बार समझा सकता है और उसकी शंकाएं तुरंत दूर कर सकता है, ठीक है। तो मंद बुद्धि वाले बालकों को आगे बैठाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? IEP क्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम एक ऐसी शिक्षण योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत ज़रूरतों, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार बनाई जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रभावी रूप से क्या करे? सीख सके। IEP में छात्र के वर्तमान स्तर, उसकी कठिनाइयाँ, सीखने के लक्ष्य, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह योजना शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञों जैसे विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिकों आदि के सहयोग से तैयार की जाती है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेस कर लें, नो टेंशन रहे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आप क्लास को लाइक करें, लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नहीं किया है तो, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास आएंगी। तो यहाँ पे और पॉइंट देखें, छात्र की वर्तमान में शैक्षिक स्थिति का आकलन करना, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, आवश्यक सहायक सामग्री और संसाधनों का उपयोग, समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन, ठीक है। यहाँ पे इसका महत्व भी समझ सकते हैं। IEP से बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षा मिलती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह धीरे धीरे मुख्य धारा की शिक्षा में क्या करता है? आगे बढ़ पाता है। यदि कोई बच्चा लिखने में कमज़ोर है तो उसके IEP मौखिक उत्तर चित्रों के माध्यम से सीखना और अतिरिक्त अभ्यास शामिल किया जाता है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, सरल और आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नारीवाद की विशेषताओं के बारे में लिखिए। नारीवाद की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो नारीवाद एक सामाजिक आंदोलन और विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिलाना है। यह समाज में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने पर क्या देते हैं? जोर देता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। लिंग समानता, यानी कि नारीवाद की विशेषताएं लिंग समानता, पुरुष और महिला को समान अधिकार मिले, महिलाओं के अधिकार की रक्षा, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति आदि में बराबरी मिले, सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना,
भेदभाव का विरोध यानी किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो ये नारीवाद की विशेषताएं। सामाजिक सुधार यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना। उदाहरण देखेंगे, यदि किसी परिवार में लड़के को पढ़ाई का मौका दिया जाता है और लड़की को नहीं, तो नारीवाद इसके खिलाफ खड़ा होता है और दोनों को समान अवसर देने की क्या करता है, बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाठचर्या अनुकूलन क्या है, वर्णन कीजिए। पाठचर्या अनुकूलन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठचर्या अनुकूलन क्या है। पाठचर्या अनुकूलन का अर्थ है छात्रों की भिन्न भिन्न क्षमताओं, आवश्यकताओं और सीखने की गति के अनुसार पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में उचित बदलाव करना। इसका उद्देश्य है यह सभी छात्र विशेषकर कमजोर या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आसानी से सीख सकें। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो कमजोर हैं और विशेष आवश्यकता वाले हैं। इसमें शिक्षक पढ़ाने की विधि, सामग्री, समय और मूल्यांकन के तरीकों में परिवर्तन करता है ताकि हर छात्र को सीखने का समान अवसर मिल सके। ठीक है, पाठचर्या अनुकूलन के प्रकार देखेंगे। सामग्री अनुकूलन, इसमें क्या है, कठिन विषय को सरल बनाना है। शिक्षण विधि में बदलाव यानी कि चित्र, मॉडल, ऑडियो, वीडियो का उपयोग करना। समय अनुकूलन यानी कि अतिरिक्त समय देना। मूल्यांकन में बदलाव यानी लिखित के बजाय मौखिक परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे आप महत्व की बात करें, महत्व आप देख सकते हैं, सभी छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है, कमजोर छात्र भी पीछे नहीं रहते हैं, आत्मविश्वास और रुचि बढ़ती है, समावेशी शिक्षा को क्या मिलता है, इसमें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि कोई छात्र पढ़ने में कमजोर है तो शिक्षक उसे चित्रों, कहानियों और सरल भाषा के माध्यम से पढ़ाता है तथा परीक्षा में उसे अतिरिक्त समय देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। जो समावेशी पाठ्यक्रम होता है उससे आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, तो समावेशी पाठ्यक्रम वो है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य, दिव्यांग, कमजोर या प्रतिभाशाली एक साथ पढ़ते हैं और सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा समान अवसर प्राप्त करे और समाज में समानता की भावना विकसित करे। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखेंगे तो सभी बच्चों के लिए समान अवसर, भेदभाव रहित शिक्षा, अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण, सहयोगात्मक वातावरण। ठीक है, उदाहरण से समझें, एक कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ एक दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ता है और शिक्षक उसे ऑडियो सामग्री के माध्यम से क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी जो शिक्षा है उसका आवश्यकता और महत्व को आपको लिखना है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो संख्या में कम होता है। अल्पसंख्यक वर्ग समाज का वह हिस्सा है, अल्पसंख्यक वर्ग है वो समाज का वह हिस्सा है जो संख्या में कैसा है, कम होता है और अक्सर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है। ऐसे वर्ग के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसका महत्व देखें, समान अवसर प्रदान करता है, गरीबी और पिछड़ापन दूर करता है, सामाजिक सम्मान और जागरूकता बढ़ाता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश के विकास में योगदान बढ़ता है। ठीक है, और समझे, शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग अपने अधिकारों को समझ पाता है और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनकर अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए शिक्षा जरूरी, देख लो, शिक्षा का महत्व भी आप समझो। ठीक है, शिक्षा जरूरी है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वे अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रख सकें। ठीक है, यहाँ पे मुख्य प्रावधान देखेंगे
तो अनुच्छेद 29 देखेंगे यहाँ पे मुख्य प्रावधान में सबसे पहले अनुच्छेद 29, ठीक है। अपनी भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 30 में देखें अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं और विशेष सहायता, इन प्रावधानों से अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलता है और भी अपने अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्कूल खोल सकता है और अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकता है, जैसे उर्दू माध्यम विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्पेजिया के लक्षण बताइए, ठीक है। डिस्पेजिया यानी कि एक भाषा विकार है जिसमें बच्चे को बोलने, समझने और भाषा का सही उपयोग करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसके मुख्य लक्षण यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से मुख्य लक्षण डिस्पेजिया के। शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना, छोटे या अधूरे वाक्य बोलना, दूसरों की बात समझने में कठिनाई, सही शब्द याद ना आना, पढ़ने और लिखने में परेशानी, बात करते समय बार बार रुकना। बच्चा मुझे पानी पीना है, बच्चा कह रहा है मुझे पानी चाहिए की जगह बोलता है पानी चाहिए बोलता है, या अपनी बात ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया, ये राइटिंग संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया एक लेखन है, लेखन से संबंधित समस्या है जिसमें बच्चे को साफ सुथरा और सही तरीके से लिखने में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो इसके मुख्य लक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखावट बहुत खराब या अस्पष्ट होना, अक्षरों का आकार प्रकार असमान होना, शब्दों के बीच सही दूरी ना रखना, लिखते समय बहुत समय लगना और वर्तनी में बार बार गलती करना। भाई ये देखो, ये एक तो आपको एग्जाम कॉपी जब आप लिखोगे ना तो ये सारे वहाँ काम आते हैं पॉइंट। लिखावट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। अक्षरों का एकदम आकार एकदम सही लिखना चाहिए, ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े अक्षर होने चाहिए। जो शब्दों के बीच की दूरी होती है ना वो बराबर होनी चाहिए। लिखते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्लियर। उदाहरण देखें, बच्चा किताब को कतिब या किताब लिख सकता है और लिखावट पढ़ने में कठिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लिंग की अवधारणा या लिंग के प्रकारों का वर्णन कीजिए, दोनों में से आपको एक करना है। तो पहले हम देखते हैं लिंग यानी जेंडर की अवधारणा। लिंग यानी जेंडर होता है, तो लिंग का अर्थ है केवल जैविक भेद, यानी कि पुरुष महिला नहीं, बल्कि यह एक समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहार और अपेक्षाओं से जुड़ा है, ठीक है। यह बताता है कि समाज पुरुषों और महिलाओं से कैसे व्यवहार की उम्मीद करता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु आप यहाँ देखेंगे, लिंग एक सामाजिक अवधारणा है, यह समय और समाज के अनुसार बदल सकती है। इसमें समानता और सम्मान का महत्व होता है, ठीक है। समाज में यह माना जाता है कि लड़के बाहर काम करेंगे और लड़कियां घर के काम करेंगी। यह एक सामाजिक सोच है, ना कि प्राकृतिक नियम, ठीक है। लिंग के प्रकारों का वर्णन देखेंगे तो लिंग जेंडर समाज द्वारा निर्धारित पहचान है जो व्यक्ति के व्यवहार और भूमिका को दर्शाती है। तो लिंग के मुख्य प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुरुष यानी कि मेल, जैविक रूप से पुरुष और समाज में पुरुष की भूमिका। महिला यानी कि फीमेल, जैविक रूप से महिला और समाज में महिला की भूमिका। ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर, वे लोग जो स्वयं को ना पूरी तरह पुरुष मानते हैं और ना पूरी तरह महिला मानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में समाज में विभिन्न लिंग पहचानों को स्वीकार किया जा रहा है और सभी को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए, इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ आपको बताना है कि विशिष्ट शिक्षा होती क्या है, परिभाषा भी आपको लिखनी है, आवश्यकता और महत्व भी बताने हैं। तो सबसे पहले अर्थ जानेंगे विशिष्ट शिक्षा का। तो विशिष्ट शिक्षा
वह शिक्षा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से कमज़ोर आदि बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसे विशेष शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। विशिष्ट शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष विधियों, उपकरणों और वातावरण का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। आवश्यकता देखें, सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना, विशेष बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समानता स्थापित करना, ठीक है। महत्व देखें, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे समाज में बेहतर जीवन जी पाते हैं, शिक्षा में समान अवसर मिलता है, देश के विकास में योगदान रहता है। यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो दूसरे पर निर्भर रहेंगे, अगर वो पढ़े लिख जाते हैं तो वो समाज के काम भी आते हैं, शिक्षक बन जाते हैं तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देश के विकास में योगदान बढ़ता है, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाना, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर लेख लिखिए। समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर आपको क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो समावेशी शिक्षा का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभिक समय देखेंगे तो पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखा जाता था और उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। विशेष विद्यालयों का दौर देखेंगे, बाद में उनके लिए अलग विशेष विद्यालय खोले गए जहां उन्हें अलग से शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। एकीकरण, इसके बाद यह विचार आया कि विशेष बच्चों को सामान्य विद्यालय में भी पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद आई समावेशी शिक्षा, यानी कि अब वर्तमान में समावेशी शिक्षा का विचार प्रचलित है जिसमें सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो भारत में विकास यहाँ पे देखेंगे आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RT, सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी नीतियों का विकास। समावेशी शिक्षा से समानता, सहयोग और सामाजिक एकता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस्थिबाधित बालक किसे कहते हैं। अस्थिबाधित बालक किसे कहते हैं, उनके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको पहले तो ये बताना है कि अस्थिबाधित बालक होते क्या हैं, किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्लास को लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक तो कर दिया करो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अस्थिबाधित जो बालक होते हैं, अस्थिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी हड्डियों, मांसपेशियों या शरीर के अंगों में विकार होता है जिससे उन्हें चलने फिरने या कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। विकार का मतलब समझते हैं, कोई अंग की कमी या टूटा फूटा कुछ भी हो सकता है, वो मतलब पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अधिगम सामग्री है, व्हील चेयर, बैसाखी हो गया, विशेष टेबल कुर्सी हो गए, लेखन सहायक उपकरण हो गए, कंप्यूटर और तकनीकी साधन, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि हो जाएंगी, ठीक है। चलने में असमर्थ बच्चों को व्हील चेयर और अनुकूल कक्षा दी जाती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बाधित की पहचान तथा श्रवण बाधित बालकों हेतु अनुदेशन की रणनीति आपको लिखनी है, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे श्रवण बाधितों की, सुनने में कठिनाई होगी, बार बार क्या क्या पूछेंगे, बार बार क्या पूछना, तेज आवाज़ में बोलना, निर्देशों को ना समझ पाना, बोलने में देरी करना, ठीक है। तो ये कौन से बालक हो जाएंगे, श्रवण बाधित, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनकी पहचान के कारण है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अनुदेशन की रणनीतियाँ। अनुदेशन की रणनीतियाँ देखेंगे। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग होता है, चित्र और चार्ट का प्रयोग होता है, होठ पढ़ने की सहायता, श्रवण यंत्र का उपयोग, कमजोर कक्षा में सामने बैठाना, स्पष्ट और धीमी आवाज़ में बोलना, ठीक है। तो यानी कि अनुदेशन की रणनीतियाँ होती हैं श्रवण बाधित बालकों की। नेक्स्ट देखते हैं,
मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं लिखिए। मातृसत्तात्मक परिवार की आपको क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हम देखते हैं मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं। मातृसत्तात्मक परिवार वह होता है जिसमें परिवार की मुख्य सत्ता महिला या माता के हाथ में होती है। अगर पितृत्वात्मक सत्ता की बात होती है तो यहाँ पे पिता या पुरुष के हाथ की बात होती। ठीक है, तो मुख्य विशेषता यहाँ पे देखेंगे, परिवार का नेतृत्व कौन करता है, महिला करती है। ये मातृत्वात्मक है। अगर पितृत्वात्मक होता तो यहाँ होता कि परिवार का नेतृत्व कौन करता है, पुरुष करता है। ठीक है, ऐसे होता, लिखा होता। वंश माँ के नाम से चलता है, किसमें, मातृत्वात्मक में। ठीक है, अगर पितृत्वात्मक होता तो पिता के नाम से चलता। संपत्ति का अधिकार महिला को मिलता है। निर्णय लेने में महिला की प्रमुख भूमिका होती है। बच्चों का पालन पोषण माँ के परिवार में होता है। महिलाओं का सामाजिक स्थान ऊंचा होता है। ठीक है, महिलाओं का सामाजिक स्थान कैसा होता है, ऊंचा होता है। कुछ जनजातियों जैसे मेघालय के खासी समाज में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, पितृत्वात्मक होता तो ये जहाँ पे महिला आई है वहाँ पे पुरुष आ जाता। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को आप लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका। तो सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका आपको लिखनी है। तो लिंग यानी कि जेंडर सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निर्धारित करता है कि समाज में पुरुष और महिलाओं की क्या भूमिका, जिम्मेदारी, स्थान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका देखेंगे, कार्यों का विभाजन जैसे घर और बाहर के काम, सामाजिक अपेक्षाएं यानी लड़कों और लड़कियों से अलग अपेक्षाएं, अवसरों में भिन्नता यानी शिक्षा और रोजगार, निर्णय लेने में भागीदारी, सामाजिक पहचान और सम्मान। ठीक है, आज के समय में लिंग समानता पर जोर दिया जा रहा है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्च अंत्यक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु उपाय लिखिए। कच्च अंत्यक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु आपको उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से उपाय अपनाने यहाँ पे देखेंगे, सभी छात्रों को समान अवसर देना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिना भेदभाव करना। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान भागीदारी सुनिश्चित करना यानी प्रश्न पूछने और उत्तर देने में भेदभावपूर्ण भाषा से बचना, समूह कार्य में मिश्रित समूह बनाना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और देखें यहाँ पे पाठ्य सामग्री में समानता दिखाना, सम्मानजनक वातावरण बनाना, यानी शिक्षक केवल लड़कों से ही नहीं बल्कि लड़कियों से भी समान रूप से प्रश्न पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में साथी समूहों की भूमिका। साथी समूह यानी पीयर्स यानी बच्चों के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो साथी समूह होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार और सोच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहले क्वेश्चन समझाएंगे, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में साथी समूहों की भूमिका पूछ रहा है। साथी समूह यानी ग्रुप। ठीक है, आपका ग्रुप, आपके जो भी यार दोस्त रहते हैं उस ग्रुप की बात होगी। तो समान व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, भेदभाव का विरोध करना, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित करना, सकारात्मक सोच विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यदि दोस्त समूह में लड़कियों को बराबर अवसर दिया जाता है तो अन्य बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सभी को, आप क्लासेस तो रेगुलर देख ही रहे, तो नोट्स और परचेस कर लो, नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, अगर आपको पेपर करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है तो नोट्स ले लो। और पेपर में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे प्रश्न आए आप पे चाहे नहीं आए, सारे प्रश्नों को करना है। किसी भी हालत में टाइम का ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, एग्जाम कॉपी लिखने वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, चैनल पे अपलोड कर दी हमने। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और क्लास को लाइक करो भाई, आप लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बताओ, लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अध्यापक की भूमिका बताइए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में जो कार्यरत अध्यापक है उसकी क्या भूमिका है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसे सभी प्रकार के बच्चों को साथ पढ़ाना होता है, ठीक है। तो मुख्य भूमिका यहाँ पे लिखी गई है पॉइंट के माध्यम से। आप भी शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए ऐसे ही आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना, बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझना, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विशेष बच्चों की अतिरिक्त सहायता देना, सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाना, ठीक है। और देखें, अभिभावकों और विशेषज्ञों की सहयोग करना और भेदभाव रहित कक्षा निर्माण करना, ठीक है। तो शिक्षक एक ही विषय को समझाने के लिए चित्र, कहानी और गतिविधियों का उपयोग करता है। क्लियर। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं आपको बतानी, ठीक है। तो समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा, भेदभाव रहित, लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग और विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो पहले जा रहा है निःशक्त जन अधिनियम 1945 में, जिसे 1995 से PWD एक्ट 1995 बोलते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, तो PW एक्ट है 1995 या भारत द्वारा बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर देना है, ठीक है। मुख्य विशेषताओं की बात की जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे मुख्य विशेषताएं, शिक्षा में समान अवसर प्रावधान, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3%, बाधा रहित वातावरण व्यवस्था, पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना, विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा, भेदभाव से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा और सहायता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसके आपको मुख्य कार्य लिखने हैं। यानी भारतीय पुनर्वास परिषद एक संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो इसके प्रमुख कार्य यहाँ पे देखेंगे, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन, मानक और नियम निर्धारित करना है, पेशेवरों की पंजीकरण करना है, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप RCI विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ठीक है। कौन करता है, RCI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विभिन्न समय अवधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न समय अवधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन करना है, ठीक है। तो भारत में लैंगिक अनुभव समय के साथ बदलते रहे हैं। अलग अलग कालों में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति, अधिकार और भूमिकाएं भिन्न रही हैं, ठीक है। कालों की बात हो रही है जी, काल समझते हैं आप, प्राचीन काल, ये इस काल की बात हो रही है। प्राचीन काल, इस समय महिलाओं को समान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और थोड़ा ऊपर सिरका, इसको अच्छे समझा पाएंगे आपको। वे वेदों का अध्ययन करती थीं प्राचीन काल में और समाज में उनकी अच्छी स्थिति थी। विवाह और जीवन से जुड़े निर्णयों में भी उनकी भागीदारी रहती थी प्राचीन काल में, ठीक है। जैसे गर्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं, ठीक है, एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए मध्यकाल। मध्यकाल में इस समय महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। मध्यकाल में पर्दा प्रथा चली, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं बढ़ी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कब, मध्यकाल में, ठीक है। फिर उसके बाद आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में
सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, थोड़ा शिक्षा का प्रसार हुआ और महिलाओं को अधिकार मिलने लगे। बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर रोक लगाई गई। ठीक है, ये आधुनिक काल में। और यहाँ पे उदाहरण देखें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयास। ठीक है इसमें। और यहाँ पे देखें, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, संविधान ने पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिए। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। कई सरकारी योजनाएं महिलाओं के विकास के लिए चलाई गई। ठीक है, निष्कर्ष देखें, समय के साथ भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता प्राप्त करना बाकी है। ठीक है, अभी पूर्ण समानता अभी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालयों में लैंगिक असमानता के मुख्य कारण बताने। आपको विद्यालय के अंदर जो लैंगिक असमानता है उसके क्या कारण है। ठीक है, तो विद्यालयों में लैंगिक असमानता का अर्थ है कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर और व्यवहार ना मिलना। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक सोच। पहला कारण होता है सामाजिक सोच, यानी समाज में यह धारणा कि लड़कियाँ कम सक्षम हैं, ये सामाजिक सोच है। रूढ़िवादित परंपराएं, यानी लड़कियों को घर के कामों तक सीमित रखना, उन्हें स्कूल वगैरह नहीं जाने देना, ये भी। और शिक्षा में भेदभाव, यानी लड़कों को अधिक महत्व देना, लड़कियों की पढ़ाई को नज़रअंदाज करना। लड़की चाहती है फिर भी उसे नहीं पढ़ने देते हैं लोग। ठीक है, आर्थिक कारण भी होता है। गरीब परिवार लड़कों को शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जो गरीब परिवार होते हैं वो लड़कों की शिक्षा को क्या देखते हैं, प्राथमिकता देते हैं, यानी उन्हें पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, गरीबी के कारण। विद्यालय वातावरण, यानी स्कूलों में उचित सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे शौचालय, सुरक्षा आदि वगैरह। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों का पक्षपात, यानी शिक्षक अनजाने में लड़कों को अधिक अवसर देते हैं और लड़कियों को देते नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम में असमानता, यानी कि किताबों में लड़कों को अधिक सक्रिय और लड़कियों को कमजोर दिखाना होता है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे आप, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए समाज, विद्यालय और सरकार को मिलकर प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सकें। ठीक है, तो ये आपकी 903 पेपर की दूसरी क्लास भी कंप्लीट होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूसरी क्लास के। ठीक है, हमने आपकी जो 903 पेपर था उसकी ये दूसरी क्लास कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए थे, तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो। नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, इन दो क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएँ। 903 पेपर की पहली क्लास आपकी और दूसरी क्लास ये आपकी कंप्लीट होती है। इन दोनों क्लास को कर लो, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको करा देंगे। और नोट्स आप पढ़ ही रहे हो, नोट्स पढ़ लेना, नोट्स परचेस कर लेना नहीं किए तो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है पेपर में, सारे प्रश्नों को करना है, रिलेटेड लिखना है, जितना लिख सकते हो लिखे आना है। ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको आंसर लिखना है। एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है वो इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, वो देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दो जितने बच्चे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी अभी तक नहीं किए हैं। शेयर और प्यारी सी एक कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।